ओके। जैसे आज आप डिस्कस कर रहे हैं सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस, सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। ये एक डिजीज़ है जो कॉमनली पॉपुलेशन में है, जिसको हम बोल रहे हैं सर्वाइकल। तो सर्वाइकल तो टेक्निकली मेडिकल साइंस में कोई डिजीज़ नहीं बोलते, क्योंकि सर्वाइकल एरिया है, इसलिए इसका नाम सर्वाइकल होते होते हैं। मेन डिजीज़ तो यही है, सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस, स्पोंडिलाइटिस, रेडिकुलोपैथी। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है सर्वाइकल स्पाइन की, वो 7 बोन से बनती है, और ये आगे की तरफ लॉर्डोटिक पोस्चर होता है इसका। आगे की तरफ लॉर्डोसिस होने का जो बेनिफिट है वो ये है, एक स्प्रिंगी मूवमेंट नेक को देता है, और मसल्स जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है बॉडी की, इसी तरह से होती है, ये इसी स्टेज में होती है। तो जब आपको कोई सर्वाइकल का पेशेंट मिलता है और उसका किसी ऑर्थोपेडिशियन ने या खुद हमने एक्सरे करवाया, तो एपी और लेटरल व्यू कॉमनली करवाते हैं, और एक ओब्लिक व्यू है ये भी करवाते हैं। तो आपने इसमें देखा होगा कि बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल मसल्स स्पाज और पेन के कारण से कर्व चेंज हो जाते हैं। कर्व चेंज होने का सेंस होता है कि कर्व में जो कॉन्वेक्सिटी है वो कम हो जाती है, जो लॉर्डोटिक पोस्चर है वो कम हो जाता है, वो स्ट्रेट हो जाते हैं। तो एक्सरे में डॉक्टर्स लिखते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल कर्व। इसका मतलब है कि उसके मसल्स जो हैं काफ़ी टाइट हैं, और टाइटनेस के कारण से उसका कर्व चेंज हो गया है। और भी रीजन हो सकते हैं सर्वाइकल स्पाइन जो कर्व है उसके स्ट्रेट होने का, लेकिन कॉमन कॉज ये होता है कि पेशेंट को पेन लंबे समय तक है और वो ठीक नहीं हो पा रहा, उसकी पोस्चर भी खराब है, और पेन और स्पाज्म मिल करके उसकी कर्व को स्ट्रेट कर दिया गया। पेशेंट इस स्टेज में जब आता है तो बहुत ही एक्यूट पेन फील करता है। अब एक्यूट सर्वाइकल भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप बाय डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सर्वाइकल को आप किस तरह से डायग्नोज करेंगे, प्राइमरली तो एक्सरे बहुत ही अच्छा तरीका होता है, जो अंदर की चीज़ें दिख जाती है कि पेशेंट का स्पाइन कैसा है, पेशेंट का डिस्क का पोजीशन कितना अच्छा है, पेशेंट के वर्टेब्री जो इंडिविजुअल बोन है उसका पोजीशन कैसा है, उसका कर्व कितना है, कहीं कोई नर्व रूट्स तो क्रेस नहीं हो रहे। ये रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में दिख जाते हैं। एमआरआई स्कैन एक लेवल तक इंटरनली दिख लेता है कि इसमें कितनी तकलीफ आ रही है, कहीं कोई डिस्क के लेवल पर तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि डिस्क ही दब रहे हैं। डिस्क के दबने के कारण से स्पाइनल कॉर्ड नर्व रूट्स दब सकते हैं, उसका सेंट्रल कंप्रेशन हो सकती है, उसकी साइड बाय साइड है ना, जिसको न्यूरल फ्रामेनिया बोलते हैं, वहाँ तक डिस्क की प्रेशर आ सकती है। तो वो एक स्टेज बन जाता है जहाँ पर नर्व रूट्स दब जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। तो उस पेशेंट भी उस तरह से फिजिकली प्रेजेंट करेगा, आपको सिम्टम बताएगा कि खास मायोटोम्स में या डर्मेटोम्स में या अपर लिम्स के खास एरिया में आपको दर्द बताएगा कि शोल्डर में दर्द है ना, अपर ट्रेपेजियस में पेन है ना, ऑक्सीपिटल एरिया में पेन है। टेस्ट में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे आप, उससे बोलते हैं न्यूरल स्ट्रेच टेस्ट, वो आपको बताऊंगा पहला। दूसरा तो जो है वो डॉक्टर का है, और उसको हम प्राइमरली देते हैं। डॉक्टर को जो रेफरल होते हैं डॉक्टर के पास से, डॉक्टर करने का सेंस ये है कि जो ऑर्थोपेडिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वी आर ऑल्सो डॉक्टर्स, ठीक है ना। और आप डॉक्टर अपने आप को समझें, ये बहुत ज़रूरी है ना, उससे नीचे तो बिल्कुल कुछ ना समझे अपने आप को, वरना आप ट्रीटमेंट दे नहीं पाएंगे। फिर आपको आपसे ट्रीटमेंट लिया जाएगा, ये बोला जाएगा कि आप ये करो ये करो, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है ये आप खुद डिसाइड करें, क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे तो हैं ही कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस पेशेंट को हमने किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। किसी के भी प्रोटोकॉल को फॉलो ना करें अनटिल अनलेस आपको लगता है कि ये मेरे काम का है और इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो आप कंप्रेशन टेस्ट करें। कंप्रेशन टेस्ट के लिए ये पोजीशन जाता है, पेशेंट को 5 to 10 सेकंड के लिए होल्ड करने के लिए बोलेंगे। अगर उसका पेन रेडिएट करता है नेक में, शोल्डर में, इसका मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं सर्वाइकल एक लेवल से ज़्यादा है। एक्सरे में दिख जाएगा। न्यूरल स्ट्रेस टेस्ट में करते हैं, पेशेंट को यूँ करते हैं और
यू पोजिशन में जाते हैं और अपोजिट साइड में उसको रोटेशन करने के लिए बोलते हैं, तो पेन काफ़ी तेज होगा उसको इधर अपर लिम्ब में और सर्वाइकल वाले एरिया में। फिजिकल एग्जामिनेशन में ये करते हैं, एक क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गई। फिजिकली आप क्या देखेंगे, जिसे बोलते हैं ऑन एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं कितना सूजन तो नहीं बायलेटरल शोल्डर में, शोल्डर ड्रॉप तो नहीं, कोई एक शोल्डर ऊपर है एक शोल्डर नीचे है, क्योंकि साथ साथ में स्कैपुलर प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसके पेन स्कैपुला की तरफ में भी आ सकता है। आप सर्वाइकल के साथ साथ में देखें कि उसकी मूवमेंट कितनी है, फ्लैक्शन एक्सटेंशन। अच्छा, फ्लैक्शन बहुत ज़्यादा ना करवाएं, कोशिश करें कि करवाएं भी ना, क्योंकि पेशेंट अगर एक्सटेंशन कर रहा है, साइड बेंडिंग कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका फ्लैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि फ्लैक्शन करने के बाद क्या है ना, जब चांसेस ऑफ डिस्क प्रेशर है ना, डिस्क पर प्रेशर चली जाएगी, क्योंकि डिस्क याद रखो, पेशेंट से पूछा लिया करो डिस्क होता किस तरफ है, डिस्क आगे की तरफ होता है, डिस्क यहाँ पीछे नहीं होता। मैक्सिमम पेशेंट को पता होता है कि डिस्क पीछे होता है, डिस्क पीछे नहीं होता। स्पाइन में डिस्क आगे होती है, डिस्क के पीछे में स्पाइनल कॉर्ड होती है और उसके पीछे में नर्व रूट्स होते हैं। तो जब आगे की तरफ आप बेंड करवाते हैं ना पेशेंट को, तो डिस्क दबता है, और वो डिस्क अगर बल्जिंग पोजीशन में है या बल्ज हो सकता है, तो उसकी प्रेशर स्पाइनल कॉर्ड पर आ जाती है, जिसे ना सेंट्रल कंप्रेशन बोलते हैं, वहाँ तक आ जाएगी। तो अब ना करवाएं तो बेहतर है। इतना तो कॉमन सेंस तो फिजियोथेरेपिस्ट में होता ही है, और इतना कॉमन सेंस का यूज करना भी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाती है कि कुछ ऐसा टेस्ट भी कर सकते हैं जिससे पेशेंट को और कंफर्म हो जाए कि इसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम कितनी है, तो उसकी आप मसल पावर चेक कर लें। शोल्डर, अपर ट्रेपेजियस, एल्बो, रिस्ट, हैंड, सबकी पावर चेक कर लें। पावर चेक करने से पता चल जाता है कि रेडिकुलोपैथी आप रूल आउट कर सकते हैं, कि अगर क्योंकि रेडिकुलोपैथी होती है तो खास नर्व रूट को दबा देती है, उसके पास उस एरिया में पावर कम हो जाता है, पावर कम हो जाता है, ग्रेड 5 पावर होती है नॉर्मल, तो ग्रेड 5 है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेड 5 में कितनी पावर होती है, क्योंकि इससे 100% सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, हर आदमी की पावर अलग अलग होती है, लेकिन एक क्राइटेरिया बनाया गया है ग्रेडिंग का 1 2 3 4 5, 0 से लेकर 5 तक, उसमें भी प्लस माइनस में होते हैं, लेकिन अभी कुछ क्राइटेरिया चेंज हो चुके हैं, है ना, मसल्स पावर चेक करने के, इससे आपको पता चल जाएगा। उसके मायोटोम्स, डर्माटोम्स यूज कर सकते हैं कि कोई सेंसिटिव लॉस तो नहीं, किसी में ठंडा या गर्म ऐसा तो नहीं कि उसको पता नहीं चल रहा। एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन ये पता कर लें, उसकी मसल्स की जो अपर ट्रेपेजियस है, शोल्डर मसल्स है, जो पेनफुल एरिया है, उसमें देखें कि कोई रेडनेस तो नहीं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जो उसको फिजिकली रोज हो रही है, जिसके कारण से उसका जो तकलीफ है वो बढ़ता जा रहा है, इसका भी ध्यान देंगे आप। और ये बहुत ज़रूरी है इसको चेक करना, क्योंकि आपके ट्रीटमेंट का ये पार्ट है। पेशेंट को कभी भी ये सजेस्ट ना करें, परेशान ना करें अगर उसके पास में एक्सरे नहीं है, क्योंकि वो पेशेंट को परेशान करेंगे कि जो मुझे एक्सरे चाहिए, एक्सरे ही चाहिए। आपके पास में आया है, इससे पहले भी वो सोच रहा होगा कि मुझे एक्सरे मेरे पास में नहीं है, लेकिन आपके पास में आया है तो मेन पर्पस उसका ये है कि मुझे बिना ज़्यादा पैसे खर्च करवाए हुए और मुझे ईजी ट्रीटमेंट मिल जाए। तो आप खामखा उसको एक्सरे भेजेंगे, डॉक्टर के पास में जाएगा, वो एक्सरे भी दिखेगा, साथ में बोलेगा कि MRI स्कैन भी करवाओ, तो उसका आपने डायरेक्टली 10-15 हज़ार रुपये खराब कर दिया। ये ना करें, पेशेंट को प्रॉपरली डायग्नोस करें, उसके साथ में डायग्नोसिस के टाइम में कोई भी हीट एंड ट्रायल ना करें, जिस मूवमेंट को नहीं कर पा रहा उसको आप ना करें। पेनफुल एरिया है, पेनफुल मूवमेंट है तो ना करें। आपके पास में और बहुत सारे तरीके हैं, आप मैनोथेरेपी से स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास में इलेक्ट्रोथेरेपी है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, टेंस, IFT, अल्ट्रासोनिक, ये सब दे करके पेशेंट को एक रिलैक्सेशन स्टेज में डालें। ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं आप, माइल्ड टू मॉडरेट उसको आप बोल सकते हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन भी आप ले सकते हैं अपने लेवल पर, है ना। और ऑइंटमेंट का तो यूज़ तो बहुत अच्छे से करें आप, वो बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए, बहुत पेशेंट को बहुत तेज़ी से रिलीफ भी देता है। पेशेंट को कुछ लैब टेस्ट में ध्यान से देखें आप कि कहीं उसका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रहा, कहीं उसका विटामिन D3 तो नहीं कम हो रहा, क्योंकि आज के समय में एक एपिडेमिक की तरह लगता है विटामिन D3 के सबको कम हो रहा है, तो आप उसको तुरंत से स्टार्ट करते हैं। कॉमनली ये डॉक्टर्स बोलते हैं कि एवरी वीक लो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप पेशेंट को बोलें कि एवरी 3 डेज में लें, 1 महीने तक, 1 महीने के बाद इसको डिक्री कर लें, क्योंकि पोटेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट के पास में विटामिन D3 10 से कम है, इसका मतलब है उसको डॉक्टर के पास में जाने की ज़रूरत है, लेकिन पहले आप उसको ट्रीटमेंट दे दें, फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट।
ऐसा ना हो कि फिजियोथेरेपी को रोक दें और वो डॉक्टर के पास में भेज दें, वो पेशेंट फिर आपके पास में नहीं आएगा, डॉक्टर आने नहीं देगा उसको, वो बोलेगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली तो उसको फिजियोथेरेपिस्ट की ही ज़रूरत थी, लेकिन आपने खुद ही पंगा ले लिया अपने साथ, ठीक है। तो पेशेंट को कभी भी पैनिक ना होने दें, उसको मुश्किल भी ना आने दें। पेशेंट के साथ आपकी बिहेवियर जो होती है ना, वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि पेशेंट आपके पास में एक दिन के लिए नहीं आता। एक MBBS के पास में या MD MS के पास में फिर जो डॉक्टर है ना, एक दिन या 2 दिन के लिए जाता है मैक्सिमम। हमारे पास में मोर देन 2 डेज 3 डेज 10 डेज ऐसे आता है। तो आप उसको बड़े सावधानी से ट्रीटमेंट दें और उसकी साइकोलॉजी को भी समझें कि वो क्या चाहता है। क्या वो ऐसा चाह रहा है कि हमें ट्रीटमेंट जी थोड़ा सा 5 मिनट और है, 10 मिनट और बढ़ा दो, और आप दे नहीं पा रहे, तो आप उसके लिए टाइम निकालें। अदरवाइज वो पेशेंट निकल जाएगा आपके हाथ से, चला जाएगा किसी और के पास, फिर आपके पास में नहीं आएगा, फिर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहो। ये बहुत ज़रूरी है। यूरिक एसिड के कारण से भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टल होते हैं, वो आपके मसल्स के अंदर में आ जाते हैं, जॉइंट्स के अंदर में आ जाते हैं। तो उसका पता चल जाएगा कि थंब में बताएगा पेन, नी में पेन बताएगा, स्मॉल जॉइंट्स में प्रेशर पॉइंट पर ज़्यादा पेन होती है यूरिक एसिड में। मॉर्निंग में उठेगा तो बोलेगा कि बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता हूँ, उठने का मन नहीं करता, दर्द होती है। ये सब कॉमनली यूरिक एसिड के सिम्टम होते हैं पेशेंट में। कुछ लोगों के यूरिक एसिड कॉमनली बढ़ जाते हैं, तो वो बता दिया जाएगा उसे कि हाँ जी, कुछ जो लीपर्स पीने वाले हैं उनको बोलेंगे थोड़े से दिन के लिए रुक जाओ, क्योंकि उसके कारण से प्रेसिपिटेट हो जाती है यूरिक एसिड। थोड़ा सा दाल बंद करवा दें। डॉक्टर्स दाल बिल्कुल ही बंद करवा देते हैं, लेकिन हम फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, हम दाल को बंद नहीं करवाएंगे, प्रोटीन बंद नहीं करवाएंगे, प्रोटीन के इंटेक को मॉडिफाइड कर देंगे। डाइट बहुत जरूरी होता है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। पेशेंट से पूछ लें कि आपका इंटेक कितना अच्छा है, क्योंकि आप फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, हम फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, और हम फिजिकली काम करते हैं, हम मेडिसिन नहीं देते और नहीं पेशेंट को डराते हैं कि आप ये सारे मेडिसिन लो और अपने लीवर किडनी को खराब करो। जब जरूरत पड़ती है तो उसको लेना ही पड़ेगा, और उसका डॉक्टर उसको बताएगा कि आप नहीं अगर ठीक हो रहे हैं तो आपको लेना है। डाइट में बहुत जरूरी है कि पूरी प्रोटीन, उसका कार्बोहाइड्रेट, मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल्स प्रॉपर जाए। डाइजेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए। डाइजेशन अगर अच्छी नहीं है, इसका मतलब है कि उसका हेल्थ खराब होगा, उसके मसल्स खराब होंगे, बोन क्वालिटी खराब होगी, अल्टीमेटली उसको एक बीमारी आ जाएगा। और ऐसे ही बीमारियां आती हैं जब डाइट खराब होता है। तो आप खा रहे हैं, कुछ चीज़ें लग नहीं रही है आप में, है ना, उसका बॉडी वेट चेक कर लें, कहीं ओबेसिटी के स्टेज पर तो नहीं है या अंडर वेट तो नहीं है। हाइट, एज के हिसाब से उसका बॉडी वेट होना चाहिए। अब कोई ओबेसिटी के स्टेज में है तो उसको बिल्कुल ये ना बोल करके उसको परेशान कर दें कि आप जी पिछले 1 महीने में अपना ना 20 किलो वजन कम करो। अगर वो 20 किलो वजन कम कर लिया होता तो हमारे पास में आता ही नहीं, उसकी प्रॉब्लम पहले से सॉल्व हो गई होती। तो पहले बोलें कि आप वजन को ऊपर जाने से रोकें, बढ़ने से रोक दें, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर जिसका वजन कम है उसको बोलें कि कम होने से रोक दें और कम ना होने दें। अगर एक रुक जाती है 2-3 महीने के लिए तो वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिनका वजन बहुत ज़्यादा है तो उसको बोलें कि नीचे आने से पहले यह है कि आप अपना वजन ऊपर जाने से रोकें। मतलब कोई 90 किलो का है तो 92 या 93 या 95 100 किलो को ना हो जाए, 90 पर ही टिक जाए, फिर नीचे आए। ये बहुत ज़रूरी है। इतनी एडवाइस देनी हमारी बनती है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ऐसा नहीं है कि आया और हमने मशीनें निकाली और ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दी। उसकी गाइडलाइंस बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाओ कि हमने आज इसको क्या ट्रीटमेंट दिया, 2 दिन के बाद रिव्यू कर दो उसे कि आज हमने 2 दिन ट्रीटमेंट दिया तो उसका कितना फ़र्क है। नहीं फ़र्क है तो आप फाइंड आउट करें, रूल आउट करें कि क्यों फ़र्क नहीं आ रहा। कुछ ऐसी चीज़ें हमारी तरफ से गलती हो रही है, कोई पेशेंट गलती कर रहा है, उसको रूल आउट कर दें फटाफट। दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन फिर से आ जाएं रिव्यू पर कि हमने जी कल जो चेंज किया था कहीं आपके लिए नुकसान तो नहीं हो रहा उसमें। पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं चेंज करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने ट्रीटमेंट गलत दिया, ठीक है। और जब पूरी की पूरी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज कर देते हैं, आ जाओ क्लास स्टार्ट तो फिर ऐसा होता है ना कि सामने वाला सोचता है कि ट्रीटमेंट गलत ही दे रहा था। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज ना करें। अगर चेंज करना ही पड़े इसका मतलब है कि फिर आपको उसके एक्सक्यूजेज हैं, आपको देने पड़ेंगे उसके जवाब कि क्यों आपने ट्रीटमेंट गलत स्टार्ट किया था। तो ट्रीटमेंट गलत स्टार्ट ना करें। पूरा का पूरा चेंज करने का मतलब है कि ट्रीटमेंट आपने गलत दिया था उसे। आप किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी ट्रीटमेंट दे रहे हो जो सर्वाइकल से रिलेटेड ही नहीं है, इसका मतलब है कि जब आपको 5 दिन के बाद पता चलेगा तो उसका तो 5 दिन खराब हो गया ना, पेशेंट का पैसा भी खराब हो गया। तो फिर बड़े मुश्किल है इसमें। पेशेंट आपके पास में टिकता नहीं है, फिर पेशेंट को फिर लगता है कि नहीं मेरा ट्रीटमेंट ठीक नहीं चल रहा, फिर उसको बाकी लोग मैनिपुलेट करेंगे कि अब फिजियोथेरेपिस्ट के पास में ना जाओ। फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास में पेशेंट को लोग जाने नहीं दे रहे।
तो ठीक नहीं होता। अगर जो जाता होता है लोग उसको कन्विंस करते हैं कि आप यहाँ करने क्या जा रहे हो, आप मेडिसिन ले लो, ये सारी चीज़ें ले लो। तो क्योंकि गलती हमारे साइड से हो जाती है और उसका फ़ायदा कोई और उठा जाता है, तो गलती नहीं करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है कि पेशेंट को अल्टीमेटली ये फील हो कि हमें ट्रीटमेंट ठीक नहीं मिल रहा, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में। सर्वाइकल के केस में जिसको चक्कर आता हो, नॉसिया वॉमिटिंग सिम्टम हो, उसको सर्वाइकल ट्रैक्शन बड़े ध्यान से लगाएं या ना लगाएं शुरू के दिनों में। उसको आप मैनोथेरेपी दें, मोबिलाइज करें, IFT और टेंस लगा दें उसे, डायथर्मी माइक्रोवेव यूज करें उसके लिए। शॉर्ट वेव तो आजकल बंद हो चुका है ना, और उसका यूज अच्छा नहीं है पेशेंट के लिए, ऐसा लोग मान रहे हैं अभी के समय में। लेकिन अगर शॉर्ट वेव है आपके पास में तो आप यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई मेटल इम्प्लांट है, कोई ऐसा चीज़ है जो उसके को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हीटिंग देता है बॉडी के अंदर में, तो उसको फिर आप ना लगाएं तो अच्छी बात है। हमारे पास में माइक्रोवेव होती है, माइक्रोवेव यूज करें। आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट तक का ट्रीटमेंट दें, इससे कम का ट्रीटमेंट ना दें, ये अच्छा नहीं होता पेशेंट के लिए कि आप 15 मिनट का और 10 मिनट का ट्रीटमेंट दें। आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है, जरूर बताएं। डे 1 डे 2 में अक्यूट केसेस में जिसमें बहुत ज़्यादा पेन है उसको एक्टिव एक्सरसाइज ना बताएं। स्ट्रेचिंग बहुत माइल्ड टू मॉडरेट बताएं, घर के लिए ना बताएं, आप खुद उसे कर दें, क्योंकि पेशेंट घर जाकर कुछ ना कुछ गलत ही कर लेता है, तो ये बड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि अभी मैं ठीक था जी, अभी मैं खराब हो गया। पिल्लो का लेना यूज करना जरूर सिखाएं उसे, बिना पिल्लो का पेशेंट को ठीक करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये 5-6 kg का जो वजन है ना हेड में, इसको संभालना बड़ा मुश्किल है ना। लोग जैसे सर्वाइकल होता है ना तो पिल्लो हटा देते हैं, कॉमनली सिर्फ पिल्लो ले लेना चाहिए ताकि आपका जो हेड नेक का जो पोजीशन है ना वो सही जगह पर है, स्टेबिलिटी उसमें आए, कर्व मेंटेन हो। और लेकिन कॉमनली ऐसा नहीं करते, किसी को सर्वाइकल हुआ तो घर वाले बोलते हैं कि भाई पिल्लो लेना छोड़ दो। पिल्लो लेना जरूर बताएं। पेशेंट पूछे कि पिल्लो कितना लेना चाहिए, तो उसको बोलें कि जिस पिल्लो पर आपको नींद आती है वो पिल्लो लें, कुछ स्पेशल नहीं लेना। या फिर उसका उम्र सपोज कि 30 साल है तो लगभग 29 साल से पिल्लो ले रहा होगा, तो उसको वही बोले कि जो आपने 29 साल से पिल्लो लिया है यही पिल्लो लो, आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने पिल्लो लिया ही नहीं पूरी लाइफ में तो आप उसको फिर चूज करवाएंगे कौन सा पिल्लो आपके लिए अच्छा है। सर्वाइकल ट्रैक्शन का बहुत ख्याल रखें। सर्वाइकल ट्रैक्शन डिस्क प्रेशर में, रेडिकुलोपैथी में बहुत काम आता है। लेकिन जिनको चक्कर आता है ना, नॉसिया वोमिटिंग सिम्टम होती है, वर्टाइगो सिम्टम होती है, ये वर्टाइगो सिम्टम सर्वाइकल के कारण से सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इंटरनल ईयर के कारण से भी हो सकती है, तो उसका भी ख्याल रखें। आप एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस करवा दें, है ना, कि ये जो सिम्टम है ये ENT के कारण से है, इंटरनल ईयर के कारण से है, या फिर सर्वाइकल के डिस्क प्रॉब्लम या नर्व की प्रॉब्लम के कारण से है। IFT, टेंस, हीट, आइस का यूज करवाएं जब पेशेंट को अक्यूट पेन हो, तो हीट का यूज ना करें। और 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद जब अक्यूट फेज खत्म हो जाए तो फिर उसका हीट यूज करना स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सूजन है तो पेशेंट को आइस ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्रायोथेरेपी यूज करवाएं, ठीक है। और आइसोमेट्रिक एक्टिव एक्सरसाइजेज एक लेवल के बाद करवाएं। कुछ ऐसी चीज़ें ना बताएं पेशेंट को घर में, जो घर में जाकर के अपने आप को खराब करें। आप उसको कोशिश करेंगे खुद से करवा दें, आपके पास में टाइम होता है। आइसोमेट्रिक में फ्लैक्शन एक्सरसाइजेज ना करने के लिए बोलें पेशेंट को, सारे के सारे एक्सटेंशन है ना, साइड बाई साइड मूवमेंट करने के लिए बोलें। फ्लैक्शन के लिए ना उसको कोई भी ट्रिक बताएं, क्योंकि फ्लैक्शन एक्सरसाइज में हमेशा प्रेशर बन जाती है डिस्क के ऊपर में, और पेशेंट को फिर वो नॉसिया वोमिटिंग होता है, वो चक्कर आता है, ठीक है। आज के लिए क्लासेस है, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिकल बाद में हो जाएगा, अभी इस पर आप डिस्कस